हेलो स्टूडेंट्स देखिए, हम जो हिस्ट्री पार्ट पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री में हमने मौर्य काल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मौर्य काल में हमने देखो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने पढ़ा बिंदुसार के बारे में। अब बिंदुसार के बाद बिंदुसार का जो पुत्र है अशोक, ये हमने पढ़ लिया कि बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक राजा बना, ठीक है। अशोक जबरदस्ती राजा बन गया। अशोक का जो कार्यकाल था ये हमें पता है कि 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व था, ये हमें पता है। यहाँ देखो एक थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखना है कि ये राजा तो बन गया 273 में, लेकिन इसका राज्य जो अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक इसका 269 ईसा पूर्व हुआ, यानी कि 3 साल के बाद राज्याभिषेक हुआ था। विधि विधान से इसने 3 साल के बाद राज्याभिषेक कराया, वैसे ये गद्दी पर बैठा रहा। और देखें यहाँ पर जो अभिलेख हैं बहुत सारे, उनमें इनके इसके नाम अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा आप समझ लें कि अभिलेखों में अशोक को, जो अभिलेख थे अभिलेखों में अशोक के 2 नाम प्रचलित हैं। एक तो देवाना नाम प्रिय, एक तो है देवाना नाम प्रिय, ठीक है। और एक नाम और है देवाना प्रियदर्शी या दर्शी भी कहा जाता है। देवानम प्रिय और देवानम प्रियदर्शी 2 नाम अभिलेखों में इनके मिले हैं। और देखें पुराणों में जो पुराण थे उनमें अशोक को अशोकवर्धन क्या कहा गया, अशोकवर्धन का, ये इनके नाम थे। एक मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख कौन सी जगह पर है था, ये कर्नाटक में, ठीक है। उस मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य या अशोक नाम कहा गया, ठीक है। एक और है गुर्जरा अभिलेख कौन सी जगह पर है, मध्य प्रदेश में। इसमें उसको अशोक कहा। तो ये जो नाम थे ये अशोक के नाम थे, ठीक है। इसमें अब यहाँ देखो इसकी पत्नी के बारे में समझ लें कि इसकी पत्नी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। एक असंगमित्रा जो कि विदिशा की राजकुमारी थी, ठीक है। एक और दूसरा नाम मिलता है महादेवी, एक नाम मिलता है कारोबाकी, ठीक है। और एक नाम और मिलता है तिम्बरशिला। ये 4 नाम अशोक की पत्नी के मिलते हैं, ये आप याद रखें। इसकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था संघमित्रा, ध्यान देना, असंघमित्रा की बेटी थी संघमित्रा, ठीक है। और जो पुत्र था, पुत्र के बारे में यहाँ पर 2 विचार हैं। बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से महेंद्र
और कुणाल, ये तो बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से दो पुत्रों के नाम है। बौद्ध ग्रंथों में तो ये नाम मिलते हैं, ठीक है, महेंद्र और कुणाल। जबकि कल्हड़ की जो पुस्तक है राज तरंगिणी, उसके हिसाब से तीवर और जालोक, तीवर और जालोक, ये तो पुत्रों के नाम मिलते हैं किसके अनुसार? कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार। तरंगिणी, कल्हड़ की जो राज तरंगिणी पुस्तक थी, उस पुस्तक के अनुसार तीवर और जालोक दो पुत्रों का नाम मिलता है, और बौद्ध ग्रंथों में महेंद्र और कुणाल ये नाम मिलता है। ध्यान रखना, महेंद्र जो पुत्र था वो माना जाता है असंगमित्रा का। तो इस तरह से ये इनके पुत्रों का विवरण है। अब यहाँ देखो एक प्रश्न, एक तो नाम से संबंधित प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है कि नाम क्या क्या नाम है। देवान प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता है, देवान प्रिय कौन जाना जाता है, ठीक है, एक तो ये। दूसरा, मास के अभिलेख में क्या कहा गया, गुर्जर अभिलेख में क्या कहा गया, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद देखिए, जो अशोक का साम्राज्य था, अशोक का साम्राज्य, अशोक के साम्राज्य के बारे में यदि हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, ठीक है, और देखें यानी कि अफगानिस्तान तक हो गया है, अफगानिस्तान, ठीक है, और दक्षिण में कर्नाटक, दक्षिण में कहाँ तक? कर्नाटक तक, ठीक है, पश्चिम में काठियावाड़ तक, काठियावाड़ तक, ठीक है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है। यहाँ पर एक बात और मानी जाती है कि दक्षिण में यानी कि पूरे भारत पर अशोक का शासन था, केवल तमिल क्षेत्र को छोड़कर। यदि हम बात करें, देखो यहाँ देखें आप कि ये तो सीमांत क्षेत्र हो गया इधर अफगानिस्तान तक, ठीक है, पूर्व यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र अफगानिस्तान तक, यहाँ तक, ठीक है। इधर काठियावाड़ पश्चिम में हो गया, देखो ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। उत्तर पश्चिम यानी कि इधर क्षेत्र नहीं था, उत्तर पश्चिम था, यहाँ उत्तर और पश्चिम के बीच में यहाँ से था इस तरह से, ठीक है, ये क्षेत्र बचा हुआ था। इधर यहाँ ये पूरा था, लेकिन यहाँ देखो कर्नाटक यानी कि यहाँ पर तमिल क्षेत्र था इधर थोड़ा सा, तो ये तमिल क्षेत्र बच गया, बाकी पूरा और यहाँ बंगाल की खाड़ी तक। तो इस तरह से अशोक का यह साम्राज्य था, ठीक है, केवल तमिल क्षेत्र बचा हुआ था नीचे, बाकी पूरा अशोक का साम्राज्य था। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इसमें हम बात करते हैं कुछ इससे संबंधित फैक्ट हैं जिनमें से प्रश्न बनते हैं। पहला फैक्ट लिखेंगे आप, ये इम्पोर्टेंट है, कैसे कि कल्हड़ की राज तरंगिणी, कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार, कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में विदिशा नदी के किनारे, देखो कश्मीर में विदिशा नदी के किनारे, विदिशा नदी के किनारे,
कौन सा नगर बसाया? श्रीनगर। ये अक्सर पूछा जाता है कि श्रीनगर किसने बसाया, तो आपको याद रखना है कश्मीर में वितिस्ता नदी के किनारे, वितिस्ता किस कहाँ पर है? श्रीनगर। कश्मीर में वितिस्ता नदी के किनारे है, किसने बसाया? अशोक ने बसाया। ठीक है, किसने बसाया? अशोक ने बसाया। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, नेपाल में, क्योंकि नेपाल पूरा क्षेत्र भारत में ही था, इस अशोक के साम्राज्य में था। नेपाल में ललित पत्तन नगर बसाया, ललित पत्तन नगर बसाया। ठीक है, ध्यान देना। अशोक ने, यानी कि कन्नड़ की राजधानी में तरंगड़ी में इस बात का वर्णन है कि कश्मीर में वितिस्ता नदी के किनारे तो श्रीनगर में बसाया और नेपाल में ललित पत्तन नगर बसाया। तो एक तो ये हमें फैक्ट याद रखना है। दूसरी बात देखें आप, और एक बात और लिखें कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक यानी कि जब हो गया था, तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, हमें पता है राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। तो उसके 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इससे उसका पूरी जीवन की दिशा बदल गई। कलिंग पर बहुत नरसंहार हुआ। कलिंग में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और इस घटना को देखकर अशोक बहुत ही परिवर्तित हो गया और उसने धर्म, यानी कि धर्म, लोगों की भलाई के लिए अलग से रास्ता अपनाया। ठीक है, यहाँ पर इसमें एक फैक्ट और देखेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग पर नंदराज शासक कर रहा था। कौन राजा था कलिंग का? नंदराज। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया तो उस समय वहां का राजा कौन था? नंदराज था। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और इस घटना का भी विवरण उस समय इसमें मिलता है। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा, कन्नड़ की राज तरंगिनी में और भी बहुत सारी फैक्ट हैं। एक ये था कि अशोक शिव का उपासक था। ये भी कन्नड़ की राज तरंगिनी में कहा है कि अशोक जो था वो शिव का उपासक था। ठीक है, तो ये भी उसमें वर्णन है कन्नड़ की राज तरंगिनी में। अब यहाँ देखें, उसके बाद अशोक ने 4 गुहालेख बनवाए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के गुहालेखों में सम्मिलित नहीं है। ये तो कंपटीशन एग्जाम का प्रश्न हो गया। और 10वीं के बच्चों के लिए पूछा जा सकता है कि अशोक के 4 गुहालेख कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे अशोक ने 4 गुहालेख, 4 गुहालेखों, ठीक है, का निर्माण कराया। कौन कौन से थे? नाम आप लिख लें। पहला हो गया सुदामा, दूसरा चौपार, ठीक है, तीसरा विश्व झोपड़ी और एक और है कर्ण। ये 4 गुहाएं, इनको हम गुहा लेख या गुहाएं भी कह सकते हैं। इनका निर्माण अशोक ने कराया था। तो ये आप इनको थोड़ा सा याद रखें। अब यहाँ देखो, एक प्रश्न आया था बोर्ड में, रुम्बंदेही अभिलेख। रुम्बंदेही अभिलेख किससे संबंधित है या इससे आप क्या जानते हैं? टिप्पणी वाला जो प्रश्न आता है तो उसमें इन गुहालेखों की टिप्पणी आ सकती है और जो नीचे फैक्ट बताएं उसकी में से कोई टिप्पणी आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में इनमें से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, ये आप समझ लें। तो रुम्बंदेही जो अभिलेख है इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लें कि नेपाल की तराई में स्थित रुम्बंदेही स्तंभ लेख
स्थित रोमनदेही स्तंभ लेख अशोक की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अशोक की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यानी कि जो रोमनदेही अभिलेख है वो कहाँ पर है? नेपाल की तराई में रोमनदेही स्तंभ लेख है स्थित है, ठीक है। तो इसमें ये अशोक की पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित पूरा विवरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखें। और इसमें आप इसी में ये फैक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में तो ये कहाँ गया था? बोध गया था, ठीक है। और 20वें वर्ष में गया लुम्बिनी। इन दो क्षेत्रों की इन्होंने यात्रा की। लुम्बिनी कपिलवस्तु महात्मा बुद्ध से संबंधित है दोनों जगह। तो वहाँ पर इसने क्या है, जो भूमि कर 1/4 था उसको घटाकर 1/8 कर दिया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप याद रखना। कौन सा? कि राज्याभिषेक हुआ उसका कब? हमने बताया था ऊपर 269 ईसा पूर्व। 10 वर्ष कब हो गए? 10 वर्ष कब हो जाएंगे बताओ? बढ़ाना नहीं है, घटाना है। 10 वर्ष हो गए 259 ईसा पूर्व में, और 20 वर्ष कब हो गए? 249 ईसा पूर्व में। तो 259 ईसा पूर्व में ये बोध गया और 249 ईसा पूर्व में ये लुम्बिनी गया। तो जो कर लगता था उन पर, किसानों पर 1/4, जो उपज होती थी उसका 1/4 भाग लेते थे वो। इस तरह से फसल हुई, उसके 4 हिस्से बना लिए, 1 2 3 4। तो 1/4 चौथा हिस्सा वो ले जाते थे। तो इसको हटा करके 1/8 कर लिया, ठीक है। ये इस रोमनदेही अभिलेख के बारे में फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ये प्रश्न बोर्ड में एक बार आया था। वैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है रोमनदेही अभिलेख संबंधित है। एक तो उनसे आ जाएगा, जैसे अशोक दे दिया, बिंदुसार दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया, है ना। ज़्यादातर अभिलेख किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है, क्योंकि अशोक ने ही ज़्यादातर अभिलेख बनाए, ये आप याद रखना। दूसरी बात, किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रोमनदेही अभिलेख संबंधित है अर्थव्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से, सैन्य व्यवस्था से। 4 ऑप्शन हो गए, तो आंसर हो गया अर्थव्यवस्था से। उसके बाद देखें, ये बात हमने सुनी। अब यहाँ देखो, अभिलेख के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। जो अभिलेख थे अशोक के, अभिलेख से संबंधित जो फैक्ट हैं कुछ पूछे जा सकते हैं। अभिलेख का जो अध्ययन है उसको एपियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपियोग्राफी। जिस यानी अभिलेख का जो अध्ययन किया जाता है उसको एपियोग्राफी कहते हैं। अब यहाँ देखो, अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। ये फैक्ट याद रखना। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। किसको संबोधित किया? संबोधित किया। यानी कि किसके लिए जो अभिलेख बनाए, किसको संबोधित करने के लिए बनाए? अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए बनाए। तो ये याद रखें अब, ठीक है। और भारत में अभिलेख लगाने का श्रेय किसको जाता है? अशोक को जाता है। ये फैक्ट दूसरा याद रखें, ठीक है। अब अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली? अभिलेख लगाने की अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्रेरणा मिली उसको ईरानी राजा दारा प्रथम से। ईरानी राजा दारा प्रथम ईरान का राजा था। उसने अपने यहाँ अभिलेख लगाए थे, तो उससे प्रभावित होकर के अशोक ने अभिलेख लगाए। इसका दूसरा नाम डेरियस प्रथम भी है। डेरियस प्रथम, ठीक है। ईरान का राजा डेरियस प्रथम कह रहे हो, दारा प्रथम। इनसे उसको प्रेरणा मिली अभिलेख लगाने की। पहली बात तो यह है। और अभिलेखों की, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अभिलेखों की प्रेरणा।
अभिलेखों की प्रेरणा धारा प्रथम से मिली, ठीक है। और दूसरा, अभिलेखों की खोज किसने की? वो तो अभिलेख लगा करके चले गए, लेकिन पता किसने लगाया कि अशोक ने अभिलेख लगाए? तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अशोक के अभिलेखों की खोज स्टीफन थैलर ने की। किसने की? स्टीफन थैलर। स्टीफन थैलर ने की अशोक के अभिलेखों की खोज, यह आप याद रखें। और सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ा किसने? अभिलेखों को पढ़ा किसने, ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा। तो देखो, अभिलेख का जो अध्ययन है वो एपियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। अशोक ने अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए अभिलेख लगाए। दूसरा, अभिलेखों के लगाने की प्रेरणा उसको कहाँ से मिली? ईरान के राजा दारा प्रथम कह लो या डेरियस प्रथम कह लो, उससे मिली। अभिलेखों की खोज किसने की? स्टीफन थैलर ने की। और इनको सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो ये आप थोड़ा सा इसमें समझ लें। और यहाँ एक बात और लिख लें, इन अभिलेखों की जो लिपि है, ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कौन सी में? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। और कुछ अभिलेख जो है वो खरोष्ठी में लिखे गए। ब्राह्मी जो लिपि होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से? बाएं से दाएं, याद रखना, बाएं से दाएं, इस तरह से क्रम चलता है। जैसे अभी हम लिख रहे हैं बाएं से दाएं, इस तरह से ये लिपि लिखी जाती है। ज़्यादातर तो ब्राह्मी लिपि में है। कुछ अभिलेख हैं मानसेरा और सहवाजगढ़ी, ये दो अभिलेख हैं, ये खरोष्ठी लिपि में है। कौन सी में? खरोष्ठी। और खरोष्ठी दाएं से बाएं, ये उल्टी है उधर से। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रखें। तो ये हमने इनके अभिलेखों से संबंधित बात पढ़ी। और अब यहाँ अब मेन बात पर आ जाते हैं, अशोक के दम। अशोक का दम। देखो, अशोक का दम क्या है? मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का पालन अशोक ने किया उसको धम्म कहा गया, ठीक है। मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए अपनाए गए आदर्श। धम्म क्या है? मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए अपनाए गए आदर्श क्या थे? धम्म थे, ठीक है। इसकी परिभाषा, धम्म की जो परिभाषा है वो अशोक के दो अभिलेखों में स्पष्ट है, दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में। दूसरे और सातवें जो स्तंभ लेख हैं, उन स्तंभ लेखों से इसकी परिभाषा स्पष्ट है। उनमें ये परिभाषा स्पष्ट रूप से दे रखी है, ठीक है। उसके अनुसार देखो, धम्म में क्या क्या चीज बताई गई। एक तो पाप कर्म से निवृत्ति, इन अभिलेखों में स्पष्ट है। पाप कर्म से एक तो निवृत्ति, ये कहा गया। दूसरा विश्व कल्याण। दूसरा क्या? विश्व कल्याण, ये भी कहा गया उसमें। तीसरा उसमें क्या क्या आ गया? दान करें, सत्य बोले, ये भी उसमें कहा गया, ठीक है। और अपने कर्म को शुद्ध रखें, कर्म शुद्धि। तो ये उस परिभाषा के अंतर्गत सभी बातें दी गई। यदि हमसे ये पूछा जाए कि धम्म के सिद्धांत कौन से हैं, प्रश्न ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से धम्म के सिद्धांत हैं। ऑप्शन वाले प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में तो ऐसे आ जाएगा, और वैसे प्रश्नों में बोर्ड के एग्जाम में कैसे आ जाएगा? धम्म के सिद्धांत क्या हैं? तो धम्म के सिद्धांत 4 हैं। पहला, असहिष्णुता, ठीक है, धम्म का सिद्धांत है। दूसरा, अहिंसा, ये भी धम्म का सिद्धांत है। तीसरा, आडंबरहीनता, ठीक है, ये आडंबरहीनता। और इसमें एक और आपको लिखना है, लोक कल्याण।
ये सभी क्या हैं, ये धर्म के सिद्धांत हैं जो अशोक ने दिए थे। ठीक है, अशोक के धर्म यहाँ देखें, इस तरह से हमें ये थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ एक बात और है, अगर ये पूछा जाए बाबर अभिलेख, देखो रोमन अभिलेख पहले पूछ लिया, इसलिए बाबर अभिलेख महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो बाबर अभिलेख कहाँ पर है, तो ये समझ लें, ये बैराट राजस्थान में। एक तो ये बात आप याद रखें, इस पर अगर टिप्पणी आ जाए तो ये लिखें। दूसरा, इसकी जो खोज थी वो बर्ट ने की। किसने की? बर्ट नामक व्यक्ति ने की। अब इसके अनुसार, बाबर अभिलेख के अनुसार इसमें क्या कहा गया, देखो अशोक ने बुद्ध के तिरत्नों, अशोक ने बुद्ध के तिरत्नों या त्रिशरणम या त्रिशरणम बुद्ध, धम्म व संघ, क्या थे तीन रत्न? बुद्ध, धम्म, संघ, त्रिशरणम बताए, या तो त्रिशरणम कह लें या त्रिरत्न कह लें। कौन? बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट की, में अपनी आस्था प्रकट की। तो बाबर अभिलेख किससे संबंधित है? बुद्ध के त्रिरत्न या त्रिशरणम के प्रति आस्था प्रकट करने से है। कौन कौन से हैं ये? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इसमें एक बात और है, इसमें अशोक को मगधाधिराज, इसमें अशोक को मगधाधिराज कहा, मगध का राजा। बाबर अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? मगधाधिराज कहा गया। तो ये भी याद रखें। ठीक है, और एक बात और याद रखें, बाबर जो अभिलेख है उसको त्रिरत्न शिलालेख भी कहते हैं। त्रिरत्न शिलालेख, बाबर अभिलेख को त्रिरत्न शिलालेख भी कहा जाता है। तो ये बाबर अभिलेख से संबंधित हो गया। तो ये हमने अशोक के बारे में मेन बातें जो आपके काम आ सकती हैं 10वीं बोर्ड में, जो 10वीं की बुक से संबंधित है मैटर, वो है। बाकी इसमें डिटेल काफ़ी और भी है, इस पर हम थोड़ा बाद में और चर्चा कर लेंगे कभी। अब यहाँ देखो, एक तो ये प्रश्न आपसे संबंधित हो गए। नेक्स्ट देखें कि मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसके बारे में और थोड़ा सा जान लें। मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। मौर्यकालीन प्रशासन, जो मौर्य काल था उसमें प्रशासन की व्यवस्था क्या थी? आप देखिए, सबसे पहले तो सम्राट होता था, सम्राट सर्वे सर्वा था। ठीक है, सम्राट क्या था? सर्वे सर्वा था। उसकी सहायता के लिए, सलाह के लिए मंत्रणा होती थी। क्या होती थी? मंत्रणाएं होती थी। किसकी सहायता के लिए? राजा की सहायता के लिए। इसको मंत्री परिषद भी कह सकते थे हम। ठीक है, मंत्रणा में, यहाँ देखिए मंत्रणा में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, तो ये भी आप थोड़ा सा फैक्ट समझ लें कि मंत्रणा में कौन कौन व्यक्ति थे। एक तो था पुरोहित, ठीक है, एक होता था प्रधानमंत्री, एक होता था समाहर्ता, ठीक है, एक होता था युवराज, जो राज का युवराज होता था, और एक शामिल था उसमें सन्निधाता। ये जो लोग थे ये मंत्रणा में शामिल थे। ठीक है, मंत्रणा में कौन कौन लोग शामिल थे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये नाम हमें याद रखने हैं। और एक बात और समझ लें, युवराज तो हम जानते ही, आप जानते हो
ठीक है। उपधा परीक्षण के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। उपधा परीक्षण ये एक नैतिक परीक्षण होता था और इस परीक्षण के द्वारा इन लोगों की नियुक्ति होती थी। ठीक है, तो नैतिकता की जांच के बाद इन लोगों को नियुक्त किया जाता था। उसके बाद देखो जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें 18 तीर्थ बनाए गए। क्या थे? तीर्थ। इनकी संख्या कितनी थी? 18 तो तीर्थ बने और 26 अध्यक्ष। संचालन के लिए 26 तो अध्यक्ष थे और 18 तीर्थ थे। ध्यान रखना, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तीर्थों का जो अध्यक्ष था वो महामात्र कहलाता था। तीर्थ का जो अध्यक्ष था वो क्या कहलाता था? महामात्र। प्रश्न पूछा जा सकता है महामात्र किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है ये। महामात्र किसे कहते हैं? तो तीर्थ का जो अध्यक्ष था वो महामात्र कहलाता था। और तीर्थ कितने थे? 18। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो इसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तीर्थ थे। एक तो पुरोहित, ये लोग तो हैं ही तीर्थ में। ठीक है, प्रधानमंत्री भी तीर्थ में था। और देखें युवराज भी तीर्थ में था। एक देखें समाहर्ता, ये भी तीर्थ में था। ठीक है, सन्निधाता ये भी तीर्थ में था। तो इस तरह से ये लोग तो तीर्थ में थे ही। ठीक है, उसके बाद तीर्थ में हम शामिल करें एक तो सेनापति तीर्थ में था। ठीक है, एक होता था प्रतिष्ठा ये तीर्थ में था। ठीक है, और देखें कर्मांतिक भी तीर्थ में था। और एक व्यवहारिक, ये लोग मुख्य रूप से तीर्थ में थे। और इसमें और भी है लेकिन ये महत्वपूर्ण है जिनका नाम ज़्यादातर आपको जानना है और ज़्यादातर प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ देखो पुरोहित, प्रधानमंत्री, युवराज और सेनापति, इनको समझना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात पूछी जा सकती है। देखो एक तो पूछा जा सकता है कि समाहर्ता इसका काम क्या था। ठीक है, समाहर्ता का काम क्या था ये आप समझ लें। इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद करना। राजस्व इकट्ठा करना क्या काम था? एक तो काम था राजस्व इकट्ठा करना। ठीक है, दूसरा काम था आय व्यय का हिसाब रखना। ठीक है, समाहर्ता के काम है। और वार्षिक बजट तैयार करना। एक तरह से आप ये मान लें फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री था समाहर्ता। राजस्व इकट्ठा करना, जो भी राजस्व प्राप्त होता था विभिन्न करों से, आय व्यय का हिसाब रखना, कितना पैसा आया कितना गया, और एक वार्षिक आगामी खर्चों का हिसाब किताब बनाना। तो ये समाहर्ता का काम था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखें एक तो समाहर्ता आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सन्निधाता जो था इसका काम क्या था? ये कोषाध्यक्ष था। कौन था ये? कोषाध्यक्ष। और इसके में दो तरह के कोष आते थे, एक तो कोष गृह धन संबंधी और एक अन्न गृह अन्न भंडार अन्नागार। अनाज का जो भंडार था वो भी इसी के नियंत्रण में था और धन का जो भंडार था वो भी इसी के नियंत्रण। किसमें नियंत्रण में? सन्निधाता के नियंत्रण में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसमें आप देखिए प्रतिष्ठा जो होता था ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौन था ये? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। याद रहेगा, प्रतिष्ठा कौन था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। कर्मांतिक कौन था? उद्योग धंधों का प्रमुख। कौन था ये? उद्योग धंधों का प्रमुख। जो उद्योग धंधे चल रहे थे वो इसके कर्मांतिक के व्यवहार में थे। और व्यवहारिक कौन था? दीवानी न्यायालयों का, जो दीवानी न्यायालय थे उनका न्यायाधीश। दीवानी न्यायालयों का कौन था ये? न्यायाधीश।
एक बार और थोड़ा सा समझ लें कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था सर्वोच्च तो सम्राट था, सम्राट की सलाह के लिए मंत्रणा होती थी, मंत्रणा जिसको मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। उसमें ये 5 व्यक्ति होते थे, पुरोहित, प्रधानमंत्री, सम्राता, युवराज और सन्निधाता। ठीक है, 5 व्यक्ति होते थे। और इसमें जिन जो विभिन्न लोगों की नियुक्ति होती थी युवराज को छोड़कर, ठीक है, और उसके नैतिक परीक्षण औहदा परीक्षण से होती थी, जो नैतिक परीक्षण होता था। उसके बाद देखो प्रशासन के लिए तीर्थ बनाए गए 18 और अध्यक्ष बनाए गए 26। इन तीर्थों का जो अध्यक्ष होता था वो महामात्र कहलाता था। इन 18 तीर्थ में पुरोहित, प्रधानमंत्री ये मंत्रणा के सभी सदस्य थे। और इसमें अलग जो थे वो कौन कौन से थे, तो इसमें आपको याद कौन सा रखना है, सम्राता का क्या काम था, सम्राता का काम हमने बताया। ठीक है, ये राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का हिसाब रखना और वार्षिक बजट बनाना। सन्निधाता का काम क्या था, कोष का अध्यक्ष होता था ये, और धन का और अनाज का भंडार इसके नियंत्रण में था। प्रतिष्ठा कौन होता था, फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश। कर्माती कौन था, उद्योग धंधों का न्यायाधीश प्रमुख। और व्यवहारिक कौन था, दीवान न्यायालयों का न्यायाधीश। तो ये नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, मौर्यकाल के प्रशासन के बारे में। अब यहाँ देखो अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न आपके लिए है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा और बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न सामाजिक ज्ञान की अभी मैं 1-2 दिन में आपके लिए डालने वाला हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें, उनमें से प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है या इससे संबंधित और कुछ पढ़ना है वो कमेंट्स करके मुझे बता दें, ताकि मैं वो चीज़ उनको पढ़ा दूँ। और देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस मैसेज को पहुँचाएँ कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश के साथ साथ मैं थोड़ा सा ये इसलिए करा रहा हूँ कि बच्चे सामाजिक ज्ञान से डरते हैं, तो उनका डर थोड़ा सा दूर हो। ठीक है बच्चों, कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स करके मुझे अपने अपने नाम भेजें। मैंने कोशिश ये की है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा, सरल से सरल मैटर मिले। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरी बात, जो बच्चे अभी 10th में पढ़ रहे हैं वो उनके लिए सामाजिक ज्ञान महत्वपूर्ण ये है ही, अगली बार जो 10th में होंगे उनके लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। दूसरा, किसी भी कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको 10th की, 9th की, 6th की ये किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तो वो किताबें मैं उनके लिए यहाँ उपलब्ध करा दूंगा जो कंपटीशन लेवल की हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी बात ये है कि जो 10th के बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 11th में जो उनके लिए ग्रामर आएगी वो पूरी मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, और आपको वो अच्छी तरह से यदि हो जाएगी तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।